हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12 की बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहा हूँ बाबू लोग। इस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल्स। इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, अर्थात आनुवंशिकी का पिता। जो मटर के पौधे, जो गार्डन वाला मटर जो होता है बाबू लोग, अर्थात उद्यान मटर, इनको प्रचलित करने वाले व्यक्ति मेंडल साहब के बारे में आज हम जानेंगे। सर जी, ये जो नियम दिए थे, इसका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ, इसको कौन कौन सा वैज्ञानिक ने इसकी मृत्यु के बाद भी इसे साथ दिया, इसके थ्योरी के सिद्धांत को साबित प्रूफ किया और इसे फिर मान्यता दिलाया, तो इन सभी पॉइंट के बारे में जानने वाले बाबू लोग। तो चलते हैं बिना लेट किए आगे की ओर। लिखा गया है क्या कि बाबू लोग ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म होता है बाबू लोग, कब होता है जन्म इसका? 22 जुलाई 1822 ईस्वी को, 1822 ईस्वी को होता है बाबू लोग। तो इसका जो जन्म हुआ वो हुआ क्या, कब हुआ देखिएगा, 22 जुलाई 1822 ईस्वी को। सर मृत्यु कब हुआ? तो 1884 ईस्वी को हुआ था। देखिएगा 1884 में इसका मृत्यु हुआ, जन्म ये 1822 में हुआ था बाबू लोग। ये सबसे लगातार मेहनत किए थे, कब से कब? तो 1856 से लेके 1863 ईस्वी तक लगातार प्रयोग करने के बाद बाबू लोग, जिससे हम लोग का एमबीबीएस का डिग्री होता है 5 साल के 6 साल का जो होता है डिग्री, इसी तरीका से इस समय इसके पास भी पढ़ने के लिए गए थे। और ये लगातार बाबू लोग ये क्या कहते हैं, अध्ययन किए थे। कितना वर्ष? तो बाबू लोग आप जोड़ लीजिए 7 वर्ष। कितना वर्ष बाबू? 7 वर्ष लगातार। तो बाबू लोग 1856 से 1863 ईस्वी तक लगातार प्रयोग करने के बाद निकाले गए जो निष्कर्ष, बताइए आप 6 साल या 7 साल जब स्टडी करिएगा तो कुछ न कुछ तो आपको जानकारी जरूरी प्राप्त होगा, या कुछ नया ज्ञान जरूरी प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार मेंडल साहब ने लगातार 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक स्टडी करने के काम किए। और जब स्टडी किए तो इससे कुछ तो जानकारी इसको मिला होगा, कुछ तो इससे कुछ नया निष्कर्ष निकला होगा। तो वही बताने की कोशिश की क्या कि 1856 से 63 ईस्वी तक लगातार प्रयोग करने के बाद निकाले गए निष्कर्षों, क्या बाबू लोग, निष्कर्षों को उन्होंने 1865 ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ बर्न, क्या नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ बर्न की एक बैठक हुआ था। एक क्या हुआ था बाबू लोग? जिससे बैठक होता, बहुत सारे वैज्ञानिकों का क्या हुआ था बाबू लोग, एक बैठक हुआ था। कब सर जी? तो ये हुआ था 1865 ईस्वी में। सर कौन सा बैठक के नाम क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ बर्न की एक बैठक में प्रस्तुत किया गया था। बट 1800 ये जो अपना निष्कर्ष जो लाए थे, 7 साल जो लगातार मेहनत किए थे 1856 से लेकर 1863 तक, तो इसके परिणाम स्वरूप जो 7 साल मेहनत करने के बाद जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष को इस बैठक के अंतर्गत ये बताने का कार्य किए थे। ठीक है सर। तो हाँ, तब अब लिखा गया क्या, कब बताने के प्रयास किए? तो 1865 में। और 1 साल बाद 1866 ईस्वी में इसी सोसाइटी, ये सोसाइटी क्या नाम है? नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ बर्न। इसी सोसाइटी की पत्रिका माने पत्र में मेंडल ने अपने अनुसंधानों को क्या किया था? प्रकाशित किया। क्या किया बाबू लोग? प्रकाशित किया। अपने क्या लिखा बाबू लोग कि 1866 ईस्वी में इसी सोसाइटी की पत्रिका माने पत्र, लेटर में मेंडल ने अपने अनुसंधानों को, रिसर्च को प्रकाशित किया था। आगे देखिए, मेंडल के इस प्रकाशन, ये प्रकाशन किए थे, प्रकाशित किया गया था, ये अपने अनुसंधान को, अपने जो रिसर्च किए थे, उस रिसर्च किए गए बातों को जो प्रकाशित किए थे, वो बाबू लोग लिखा गया क्या? मेंडल के इस प्रकाशन के 34 वर्ष बाद बताइए बाबू, प्रकाशन कब किया गया था? 1866 में। कब किया गया था? 1866 में। या 1866 में जब 34 वर्ष जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1900 ईस्वी आएगा। ये 1900 ईस्वी में बताइए मृत्यु कब हुआ था?
1884 ईस्वी में। और बाबू लोग मृत्यु के 16 वर्ष बाद, मृत्यु के 16 वर्ष के बाद अर्थात कह सकते हैं क्या कि सर जी मेंडल के जी प्रकाशन जो बुक जो आपने जो अपना नियम जो दिए थे वो 1866 में दिए थे, लेकिन 1884 में इसका क्या हो गया, मृत्यु। और 16 साल बाद, मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1900 ईस्वी में, कब बाबू लोग 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में क्या 16 वर्ष बाद 1900 ईस्वी में तीन वैज्ञानिक आते हैं। कितने वैज्ञानिक आते हैं, तीन वैज्ञानिक। एक वैज्ञानिक का नाम है हुगो ड्रीविज, क्या नाम है बाबू लोग, हुगो ड्रीविज, तथा दूसरा का नाम है कार्ले कोरिन्स, क्या नाम है, कार्ले कोरिन्स एंड शेरमार्क। तीन वैज्ञानिक हुगो ड्रीविच, शेरमार्क और कार्ल कोरिन्स नामक तीन अन्य साइंटिस्ट, जो तीन वैज्ञानिक हैं वो तीन वैज्ञानिक का नाम है हुगो ड्रीविच, शेरमार्क एवं कार्ल कोरिन्स, भी अलग अलग स्वतंत्र प्रयोग के द्वारा सब अपना अपना प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा मेंडल के दिए गए निष्कर्षों पर पहुंच गए। जो मेंडल साहब ने बताए थे उन सभी बातों पर क्या हो गए, राजी हो गए। पता चला कि जो मेंडल जो बात है जो 34 साल पहले, देखिए ये तीनों वैज्ञानिक 1900 ईस्वी में स्टडी किया और मेंडल साहब इतना तेज थे कि वो लोग वो 1866 में ही दे दिए थे। समझ में आया, ये नियम 1866 में ही दे दिए थे वो। लेकिन बाबू लोग ये जो तीनों वैज्ञानिक है वो 34 साल बाद मेंडल के दिए गए नियमों के 34 साल बाद ये बाबू स्टडी करना चालू किए। समझिए कितना वो ज्यादा जानते थे मेंडल साहब ने। तो बाबू लोग लिखा गया क्या, मेंडल की इस प्रकाशन को 34 वर्ष बाद अर्थात 1900 ईस्वी में, अर्थात कह सकते हैं इसका मृत्यु के 16 वर्ष के बाद हुगो ड्रीविज एक वैज्ञानिक है, शेरमार्क तथा कार्ल कोरिन्स नामक तीन अन्य साइंटिस्ट अलग अलग स्वतंत्र प्रयोगों के द्वारा मेंडल के लिए निष्कर्ष पर पहुंच गए। जो निष्कर्ष दिए थे उसी निष्कर्ष पर ये लोग भी, ये तीनों वैज्ञानिक भी पहुंच गए। मैंने जो बात बोले थे मेंडल साहब ने वही बात ये सभी बोला कि बात सच है। आगे देखिए मेंडल के प्रयोगों का महत्व समझ में आते ही उनका नाम वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो गया। जैसा ही बाबू लोग ये तीन वैज्ञानिक इसके नियम को प्रूव किए, साबित किए, वैसा ही इसका वर्ल्ड जो मेंडल के नाम है वो मेंडल का नाम पूरे वर्ल्ड में हो जाता है बाबू लोग प्रसिद्ध। इसलिए इसे क्या माना गया, फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। मेंडल के प्रयोगों का महत्व समझ में आते ही जैसे ही ये तीनों वैज्ञानिकों ने इसके नियम को, इनके बातों को प्रूव किया, साबित किया, वैसा ही इसका बताइए बात सही हो गया तो इसका नाम वर्ल्ड में हो गया। बताइए इसका जो बात दिए थे 1866 ईस्वी में जो बात दिए होंगे वो बात, सर जी 1866 ईस्वी में जो बात दिए थे वो बात क्या, इन्होंने 1900 ईस्वी में तीन वैज्ञानिकों ने हुगो ड्रीविच, शेरमार्क और कार्ल कोनिन्स ने मिलकर इनके बातों को प्रूफ किए। ठीक है, और बाबू लोग इनके बातों को क्या किए थे, प्रूफ किए, तब इसका वर्ल्ड में नाम हो गया था। बताइए जब इसका बात सही साबित हो गया तो इनका जो मेंडल के जो नाम था बाबू लोग वर्ल्ड में प्रचलित हो गया। इसके वजह से इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जिस नियम को कहते थे क्या, जिस नियम को हम लोग कहते थे आप लोग देखिएगा, जो नियम दिया गया था, जो नाम ही दिए थे उस नियम के नाम था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल देख लीजिएगा, जो नियम दिए थे वाले नियम के नाम मेंडल के वंशागति, वंशागति, वंशागति के नियम। इंग्लिश में बोला जाए तो मेंडल्स लॉ, मेंडल्स मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस,
समझ में आया बात कि बाबू लोग जो मेंडल के देखिए जो ये जो नियम दिए थे मेंडल साहब जो बोले थे वंशागति का नियम, माने ये बताए थे मेंडल साहब ने कुछ तो ऐसा पदार्थ है, कुछ तो ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन ये नहीं बता पाए थे मेंडल साहब ने कि क्या जाता है जी। ये जाता है उसका नाम दिए थे कारक या फैक्टर। क्या दिए थे? कारक या फैक्टर। और इन बातों की ये तीन वैज्ञानिकों ने प्रूव किया होगा। इस नियम का जो नियम दिया गया था, क्वेश्चन पूछेगा मेंडल के वंशागति का नियमों का मान्यता किन किन वैज्ञानिकों ने दिलाया। तो मेंडल के वंशागति का नियमों का जो मान्यता मिलाया दिलाया वो हुगो ड्रिविच था, शेरमार्क था और कार्ले कोरिन्स था। कार्ले कोरिन्स। आगे चलते हैं मेंडल के बताइए ये जो बात लिखी थी 1866 ईस्वी, ये बात पर ध्यान क्यों नहीं दिए रहे थे वैज्ञानिक लोग। तो इन सभी बातों पर जो 1866 ईस्वी जो प्रकाशित की थी, जो प्रकाशन की थी बुक मेंडल साहब ने, उनके बातों पर क्यों नहीं ज्यादातर वैज्ञानिक लोग ने उसके निष्कर्ष पे ये 1900 ईस्वी में कहीं आया, उन्हें 34 साल बाद क्यों स्टडी किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया, ये बात को जानना। लेकिन मेंडल के प्रयोगों एवं निष्कर्षों की ओर लोगों का ध्यान पहले आकर्षित क्यों नहीं हुआ। इनका आंसर है कि इसके भी कई कारण कारण रहे, कई कारण रहे जो क्या इस प्रकार है। मैंने इसका भी कई प्रकार के कारण था। पहला कारण क्या था कि उन्होंने अपने सिद्धांत अपनी थ्योरी एक ऐसी पत्रिका में छापे जिसमें जिसे ज्यादा साइंटिस्ट नहीं पढ़ते थे। मैंने एक ऐसा पत्रिका में एक ऐसा पत्र में ये अपना थ्योरी दिए थे जिसे उतना वैज्ञानिक लोग क्या नहीं करते थे, स्टडी नहीं करते थे। अगला बात, मेंडल ने अपने लेख में संख्या का काफी ज्यादा प्रयोग किया। आप जब आगे पढ़िएगा डबल हाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस उसमें नंबर वाला संख्या बहुत ज्यादा यूज किए हैं। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो 9:3 माने 93:31। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है 1:1 जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। ये जो मैथमेटिक्स जो रूल लाइन थी, अब ऐसे हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी मैथमेटिक्स रूल अर्थात संख्या नंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स का नंबर्स का संख्या का ज्यादा यूज किए थे। इन्होंने अपने सिद्धांत एक ऐसी पत्रिका में छापे जिसे ज्यादा साइंटिस्ट नहीं पढ़ते थे। आगे बात, मेंडल ने अपने लेख में संख्या का काफी प्रयोग किए थे, काफी ज्यादा प्रयोग किया था जिसमें आमतौर पर जीव वैज्ञानिकों ने की रुचि नहीं था। बताइए हम लोग भी सोचते हैं कि सर जी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी मैथ के क्या काम है। तो उसी प्रकार और सब वैज्ञानिक ने भी सोच लिए थे कि बायोलॉजी में मैथ के क्या क्या काम है, मैथ के क्या काम है, यह काम नहीं है तो इसलिए इसके पीछे ज्यादा ध्यान। एक पहला गलती ये की कि एक ऐसा पत्रिका में ये अपना थ्योरी दिए जिससे कोई उतना साइंटिस्ट पढ़ता नहीं था। दूसरा बात, इसमें जो अपना थ्योरी दिए थे उनमें संख्या के बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिए थे जिनके कारण दूसरा कोई वैज्ञानिक उस पर ज्यादा स्टडी करने का ध्यान नहीं, रुचि नहीं जगा पाता था। अगला पॉइंट 1800 इसी से मैं बोलूं जिस समय ये 1866 ईस्वी में 65 ईस्वी में जो क्या दिया था थ्योरी दिया था उसी समय लगभग 1859 ईस्वी में क्या बाबू 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन आप क्लास 10 में डार्विन के बारे में पढ़े होंगे। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और इसमें विकासवाद मन में जीव किस तरीका से पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करते गया उसके बारे में ये बताए थे। इसमें क्या बताए थे 1859 ईस्वी चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और इस बुक में विकासवाद मैंने होता है इवोल्यूशनिज्म माने इवोल्यूशन माने विकास होता है ना, तो निज्म लगा दिया गया। इवोल्यूशनिज्म की चर्चा जोरों पर था बाब लोग। उस समय देखिए चार्ल्स डार्विन भी 1859 में बुक दिए और ये जीव का विकास किस तरीका से होता है, जीवों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बारे में बताए थे।
अब बताइए। और ये एक प्रचलित वैज्ञानिक थे, उस समय के सबसे फेमस वैज्ञानिक थे कौन? डार्विन। इसलिए इनके बातों पर, इनकी थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। और ये बेचारा नया नया था, नया नया होने के कारण इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो वो लोग, और इस पर सबके आकर्षक का केंद्र बनी हुई थी, कहा कि जीवों के विकास के बारे में थ्योरी दिया था। और एक प्रचलित वैज्ञानिक था, उस समय के नामी वैज्ञानिक था। आगे बात, संभवतः मेंडल के विचार उनके समय में साइंटिस्ट की समझ से बाहर थे। मेंडल ने जब 1866 में लिया, तब 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक के समझ में आया था। तो समझिए, मेंडल जिस समय ये थ्योरी दिए थे, उस समय आधा वैज्ञानिक का इसके जितने जानते थे, उतना उसके बारे में उतना नॉलेज और सभी वैज्ञानिकों के नहीं था। तो कितना कारण हो गया? पहला कारण, एक ऐसी पत्रिका में ये अपना थ्योरी दी जिसके कोई पढ़ता नहीं था। दूसरा बात कि अपने लेख में संख्या का बहुत ज्यादा प्रयोग किए, जिनके कारण कोई जीव वैज्ञानिक उसे पढ़ने की रुचि नहीं जगाया। अगला बात, इस समय के दौरान 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक अपना बुक लिखे थे, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनके बारे में, जिसमें विकासवाद के बारे में बताया गया बाबू। और सभी वैज्ञानिक का ध्यान इसी सिद्धांत की ओर, इसी विकासवाद की थ्योरी की ओर था। अगला बात, संभवतः मेंडल के विचार उनके समय के जो वैज्ञानिक था, माने जो मेंडल जिस समय के वैज्ञानिक था, उस समय के वैज्ञानिकों में समझ, ये वाला थ्योरी समझ से क्या था? बाहर था। तो आपको समझ में आ चुका है टॉपिक बाबू। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तब अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।